नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 17 देखा था, साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा आपको। और सेट नंबर 18 के अंतर्गत 1 से लेकर के आपके 15 तक आपके मैथ के क्वेश्चन दिए गए और उसके बाद 16 से लेकर के 40 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए, जिसको हम वीडियो के सबसे लास्ट में जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 41 से, और फिर हम 120 तक प्रश्न देखेंगे, फिर वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉलम 1 कॉलम 2, एक तरफ कीट, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी दिए गए हैं। और अगर कीट की बात करते हैं, कीट कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये कछुआ, काकरोच, चमगादड़, उल्लू में से अगर आप देखेंगे तो काकरोच वाले इसमें आ जाएगा। फर्स्ट का बी वाले में देखिए किसमें है, इसमें है और डी में भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकंड का यहाँ ए है, सेकंड यानी पक्षी जो है वो आपका उल्लू वाला आ जाएगा। सेकंड का डी वाले में, सेकंड का डी इसमें है, यानी आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सही मिलान की कि किससे कौन सा मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले कीट का मैंने बताया किससे, तो काकरोच वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद पक्षी की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया उल्लू वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद सरीसृप की अगर बात करते हैं तो कछुआ है ऑप्शन में, कछुआ से मैच होगा, तो सरीसृप वाला आपका कछुआ वाले से मैच हो जाएगा। और बचा आपका स्तनधारी, वो आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपका चमगादड़ से हो जाएगा। इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित क्या होता है, जब किसी परिवर्तन को आप उल्टा कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि बर्फ अगर पिघल जाए, बर्फ को ठंडा कर दें, फिर से बर्फ बन जाएगी ना, तो वही कहने का मतलब है जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उत्क्रमित किया जा सकता है, परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, वो सब उत्क्रमणीय परिवर्तन में आते हैं। जैसे पानी का से भाप का बनना, कागज को मोड़ दिया तो वापस से कागज को सीधा कर सकते हैं, ये सारी चीजें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्क्रमणित जो परिवर्तन है उसमें मोम का घोल बनाना जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, वापस से बदला जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाने से नहीं, दूध से पनीर बन गया एक बार तो वापस से दूध नहीं बना सकते। गाय के गोबर से बायोगैस बन गई तो फिर से गोबर नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ऊपर आया उसका मैंने बताया था रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट करके, वो जरूर याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, आपकी मित्र, तो उसके उबरने के लिए कौन सा इसमें से आप विकल्प चुनेंगे, तो आपका हो जाएगा दूध, सब्जियां, पालक, फल, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि दांत और हड्डियों के लिए सबसे जो बेस्ट है वो तो आपका एक दूध आएगा, तो ऑप्शन में इसी में ही दे रखा है। विटामिन के तौर पर देखेंगे तो कैल्शियम चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है और विटामिन बी चाहिए होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। पालक में आप देखते हैं तो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, आयरन भी होता है। और अंडे में ऑप्शन में यहाँ पर ऊपर नीचे में केवल डी में ही दे रखा है, बाकी तो ऑप्शन में नहीं। बाकी अंडा अगर देखेंगे तो वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन ओजोन को नष्ट करता है, तो ओजोन को कौन नष्ट करता है, क्लोरीन जो है वो ओजोन को नष्ट करता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में देखने को मिलती है, 15 से 35 किलोमीटर में रेंज देखने को मिलती है, हानिकारक पराबैंगनी रोकने का काम करती है, वायुयानों से निकलने वाला जो नाइट्रस ऑक्साइड है, और जो आपके यहाँ एसी लगी रहती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, उसमें से निकलती है सीएफसी गैस, उसके द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है। सबसे पहले ओजोन परत का जो छिद्र है वो कहाँ कब पता चला था, तो 1984 में पता चला था। किसके द्वारा पता चला था, किसने खोज की थी, तो उनका नाम था जोसेफ फॉरमैन करके, इनके द्वारा जो है वो खोजा गया था। इनके साथ एक और नाम था गॉर्डनर करके, वो भी थे, पर मेन अधिकतर इनका नाम देखने को मिलता है। ओजोन से ही संबंधित अगर बात करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाती है तो कब हुआ था, 1987 में हुआ था। अगर बात की जाए कहाँ हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है, तो कैसा होता है, मैंने कल या परसों आया था प्रैक्टिस सेट, बताया था कड़वा स्वाद मतलब भोजन आपका क्षारीय प्रकृति का है। अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में आपका खट्टा स्वाद होता है। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कुछ नाम, जैसे अम्ल और क्षार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है ना, तो उसको चूने का पानी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको कास्टिक सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला कह रहा है कि डैश पदार्थ का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल जो है वो किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, जैव प्रक्रियाओं द्वारा जो है ये तोड़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है,
ऐसे पदार्थों को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और अपोजिट में हो जाएंगे जिनको ना तोड़ा जा सके, इसमें तो आप पहचान ही जाएंगे। अगला है हरे शैवाल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण यह होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जानते हैं हरा रंग। फिर अगर बात करते हैं कि जो शैवाल होते हैं कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, शैवाल जो होते हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो है ये आते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो है ये शैवाल जो है आपके आते हैं। अगर ये कहा जाए कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल जो है इसके सहजीवी संबंध को हम क्या कहते हैं, तो लाइकेन कहते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल ऐसा नहीं होता है कि हरे ही होते हैं, और भी रंग के होते हैं, लाल नीले पीले, इन सब के भी। लाइकेन का अगर यूज आपसे कहा जाए तो प्रदूषण संकेतक के रूप में यूज किया जाता है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं वो इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय किसके, तो किसको छोड़ करके, तो जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है ना वो संसाधन से नहीं होती है, बाकी घर्षण से ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, वायु से ऊर्जा, सब संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का बटन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध जो है आपका क्या होगा? फॉर्मूला आपको अगर पता है V बराबर आई आर वाला, तो आसानी से आप कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर। अब यहां पर देखिए तो जो V की वैल्यू है वो आपको 10 वोल्ट दे रखी है, 10 वोल्ट V की वैल्यू दे रखी है। 0.05 एम्पियर ये क्या है? ये आपकी धारा की है वैल्यू, तो धारा को हम I से डिनोट करते हैं, तो ये आपका I की वैल्यू हो जाएगी। बचा क्या आपका? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, R की वैल्यू आपको निकालनी है। R की वैल्यू निकालेंगे तो V बटे I हो जाएगा। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो V बटे I हो जाएगा। V की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी और I की वैल्यू 0.05 हो जाएगी। इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपका 200 आंसर यहाँ से आ जाएगा। 200 ओम आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये ओम का होता है, प्रतिरोध के मात्रा के तौर पर हम इसको दर्शाते हैं। अगला क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका आंसर रासायनिक ऊर्जा जो है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्रिया किससे होती है? तो जो पत्तियां होती है ना उसके निचले हिस्से रंध्र जो छिद्र होते हैं उनसे होता है वाष्पोत्सर्जन। और हरा रंग तो जानते हैं क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। फ्लोएम ऊतक की बात करते हैं, भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। जाइलम ऊतक जल को। शिशुओं में जन्म के समय इनमें से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका जो हड्डी आप देख रहे हैं ये नहीं होती है। हड्डियों के बात अगर टोटल की बात करते हैं तो नवजात जो शिशु होते हैं इनमें जो होती है वो 300 होती है, और नॉर्मल मनुष्य में अगर बात करते हैं कितनी होती है तो 206 होती है। तो आप कहेंगे घट कैसे जाती है? तो घट एक्चुअल में जाती है, ये जुड़ जाती हैं कुछ हड्डियां, तो वो जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में होती है स्टेपीज नाम की, और सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करते हैं तो वो आपकी फीमर हड्डी होती है। तो ये दोनों अवश्य आपको रटी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया कि अस्थियों से जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और अस्थियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो अस्थियों में आपका ओसीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ओसीन प्रोटीन जो है वो हड्डियों में जो है वो आपका देखने को मिलता है। अच्छा, पूरे मानव शरीर में अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो कौन सी है? तो जबड़ा जो होता है ना ये सबसे मजबूत होता है। अगला है इनमें से कौन सा फूल है जो कि रात में जो है वो खिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहां पर जो देख रहे हैं एंजल्स ट्रेम्पेट करके, ये फूल है जो कि रात में खिलता है। रात में और भी खिलते हैं, जैसे इवनिंग प्रिम रोज करके आपका है वो रात में खुलता है, मून फ्लावर्स करके है वो रात में खिलता है, ऐसे और भी बहुत से हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है इनमें से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में नहीं चलती है। ध्यान दीजिए कि ध्वनि को चलने के लिए निर्वात
ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात में जो है वो नहीं चल सकती है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो ध्वनि होती है, इसकी जो चाल होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपका फिर द्रव हो जाएगा, उसके बाद गैस, ऐसे ही आपका जो है वो ये चाल को जो है वो दर्शाता है। अच्छा, ध्वनि जो होती है, अगर मैं कहूं कि इसका जो तारत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसका जो तारत्व होता है वो इसकी आवृत्ति पर जो है वो डिपेंड करता है। प्रतिध्वनि को मैंने बताया था कि प्रतिध्वनि अगर सुनना है तो 17 मीटर की डिस्टेंस जो है वो चाहिए होती है मिनिमम। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है, तो कौन सा है आपका, ये रेगिस्तान आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं, तो महासागर को कहते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में आता है। इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे प्राकृतिक में वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, ये सब होते हैं, तो कृत्रिम में बगीचा, फसल, तालाब, ये सभी होते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि फूल का भाग है, तो फूल के भाग के रूप में स्त्री केसर जो है आपका जाना जाता है। स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब फूल के भाग ही तो होते हैं। पुष्प जो होता है वो पौधे का जनन अंग होता है, और पुष्प में ही बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग, ये सब जो है वो होते हैं। एक चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि स्त्री केसर और पुंकेसर जब दोनों किसी एक ही पुष्प में अगर है तो उसमें उस पुष्प को हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं तो धान जो है वो आपका उभयलिंगी है, गेहूं जो है आपका उभयलिंगी है, सरसों जो है आपका उभयलिंगी है, तिलहन जो है आपका उभयलिंगी है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पौधों में स्त्री केसर और पुंकेसर पुष्प के एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई पुंकेसर अलग स्त्री केसर अलग दोनों हो, एक हो कि एक ही पौधे पर दोनों, तो उनको भी उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मक्का, आम, अंगूर है। पर एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, उसको हम एक लिंगी पौधा कहते हैं। जैसे आपका पपीता आप याद रख सकते हैं, एक लिंगी पौधे के तौर पर जो है वो पपीता पूछा बहुत जाता है, इसीलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया। बाकी अगर और आप याद करना चाहें तो पपीता के अलावा खजूर है, आपका पिस्ता है, ये सब भी इसमें आते हैं। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, तो सूखा रोग आपको पता है विटामिन डी जो है इससे जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटोजोवा किस रोग के कारक जो है आपका होता है, प्रोटोजोवा आपका मलेरिया से जो है आपका होता है। मैंने बताया था कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे होता है, और इसको खोजा किसने था, तो लेवरन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने खोजा था। परंतु ये होता है मलेरिया से, मतलब मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की जो पुष्टि थी वो किसने की थी, तो वो आपको सीटेट में नाम देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे पायरिया होता है, एंट अमीबा, जिंजीवेलिस, सोने की बीमारी होती है, ट्रिपेनोसोमा, पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, और काला जार होता है लीसमैनिया से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, एक आवेशित पिंड के द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को इनमें से कौन सा बल जो है वो कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु है जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर उस पर एक केंद्र की ओर बल काम करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसमें बाहर की ओर लग जाएगा। अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन होती है ना, वो हो जाता है, दूध से मक्खन निकालना है तो वो भी अपकेंद्रीय बल में आता है। अगला 59, यदि प्रकाश एक दूसरे के समान रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित होता है, समझ रहे हैं, एक ऐसे मिरर रखा है, एक ऐसे मिरर रखा है, इधर से कोई टॉर्च आपकी गई और इधर इस पे टकराई, फिर वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये आपके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये आपने चीज कभी नोटिस की है, जो बाल कटवाने वाली दुकानें होती हैं उसमें आमने सामने शीशा लगा रहता है, इधर भी शीशा लगा रहता है, इधर भी शीशा लगा रहता है। उसमें कभी देखिएगा आप, अपनी जो इमेज होती है वो उस शीशे के अंदर बनती है, और उसके पीछे एक और जो आपको दिख रहा होता है ना, उसके पीछे के पीछे के पीछे ऐसे बनती जाती है, छोटी 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 इमेज बढ़ती जाती है, तो अनंत प्रतिबिंब जो है वो बनते हैं।
इसका फॉर्मूले के भी जरिए आप कर सकते हैं कि अगर प्रकाश एक दूसरे के सामने है तो दो दर्पणों से परावर्तित हो तो अनंत जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां दर्पणों के बीच एंगल कितना बन रहा है वो बेसिकली रखते हैं। तो दर्पणों के बीच यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा आपका 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री के निकालने के लिए जो बने प्रतिबिंब होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए 360 बटे थीटा करते हैं। 360 बटे थीटा करेंगे तो 360 बटे 0 करेंगे, 360 बटे 0 करेंगे तो मान तो आपका 0 ही आएगा कि अनंत आएगा, तो आप कहेंगे अनंत आएगा। जब भी आप डिवाइड करते हैं जीरो से, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डिवाइड करते हैं जीरो से उस कंडीशन में मान अनंत आता है। अगर आप 1 से करेंगे तब तो 360 आ जाता है, पर जीरो से करने पर अनंत आ जाता है, इसलिए आंसर अनंत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है, जूनियर एडेड वगैरह में आया था कि अगर कोई व्यक्ति वी चाल से जो दर्पण सामने लगा हुआ है, इस वी चाल से उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है वो आपका देख रहा है, तो जो अपना प्रतिबिंब है वो उसे कितनी चाल से दिखाई देगा। अगर वो वी चाल से इस दर्पण की ओर बढ़ रहा है तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ना वो 2v चाल से जो है आपका दिखाई देता है, जस्ट डबल हो जाता है। अगला कह रहा है अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के कौन से अंग में जो है वो आपका स्थित होती हैं। तो किसमें होती हैं, वृक्क में जो है ये स्थित होती हैं, डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के वृक्क अंग में होती हैं। अगला कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इसको हम एल्डिहाइड जो है वो कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, एल्डिहाइड। CHO जिसको दर्शाते हैं वही यहाँ पर पूछा गया है। अब जैसे एल्डिहाइड में कीटोन आता है, ईथर आता है, एल्काइन आता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इनमें से किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर। जब भी बात होती है वायुमंडलीय दाब की तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय जो दाब होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो कम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो दाब होता है वो आपका घटता जाता है। तभी देखते हैं ना ऊंचाई पर जाने पर कहते हैं लोगों की सांस फूलने लगी है, दाब भी घटता है, ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम होती रहती है। और विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। और कौन से यंत्र का यूज करते हैं, तो अमीटर का यूज करते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन। अगला कह रहा है कि पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। बता चुके हैं, हमने बिहार स्पेशल कराया था ना, वहीं पर आपको बताया था मोर के बारे में, तो ये आपका सही हो जाएगा। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कब इसको घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1963 को जो है घोषित किया गया था राष्ट्रीय पक्षी। मोर जो है श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। पूछ लिया था ना कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो किस अन्य देश का भी है, तो श्रीलंका का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पक्षी अलग है पुष्प अलग है, पुष्प है कमल का फूल। कमल के फूल का अगर बात करते हैं क्या वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है, तो न्यूसीफेरा नाम है। क्या नाम है, न्यूसीफेरा। और अगर बात करते हैं इसी प्रकार किसकी, भारत के राष्ट्रीय पशु की, क्या है, बाघ है। बाघ की बात करें तो पैंथरा टाइग्रेस जो है उसका नाम है। आम का क्या नाम है, आम जो है वो आपका भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है, तो मैनिक फेरा इंडिका करके जो है उसका नाम है। मैंने लगभग सारे रिवाइज करा दिए। इनमें से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। इसके साथ साथ जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो आपका छोटा सा वीडियो पर बनता ही है। बाकी पीडीएफ हम ऑलरेडी भेजते जा रहे हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जैसे जैसे सेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भेजते भी जा रहे हैं। देखे होंगे आप टेलीग्राम पर काफी भेज भी चुके हैं और विद आंसर भेज चुके हैं। नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। इनमें से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, तो कंपोस्ट आपका सही हो जाएगा। कंपोस्ट जो है इसमें आता है। और ये चीज मैं बता चुका हूं कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है जो जीवित जो चीज है उनके द्वारा तोड़ा जा सके, या पशु पक्षी होते हैं ना कि कोई जानवर मर गया तो उसको खा जाते हैं। और जो गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं वो टूटते नहीं, जैसे प्लास्टिक है वो सालों साल रहती है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन से आपका आयोडीन गुजरता है, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जब ठोस है गर्म करें तो सीधे गैसीय स्टेट में बदल जाए। उसके अलावा कपूर आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल है, बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। अगला कह रहा है ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। तो लिंडमैन ने जो है 10% का नियम दिया था। जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है जीव संख्या का पिरामिड,
एक आपका होता है जीव भार का पिरामिड, एक होता है आपका संचित ऊर्जा का पिरामिड, या ऊर्जा सीधे सीधे लिख दीजिए। ये तीन बेसिकली टाइप देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ऊर्जा जो है एक लेवल हम ऊपर जब बढ़ते आते हैं ना 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। अब लेवल का मतलब क्या, लेवल का मतलब जैसे शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है, तो शाकाहारी को वो 10% ऊर्जा ट्रांसफर करते रहता है। इस प्रकार से ये लिंडमैन ने जो है वो दिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। अगला कह रहा है एथेनॉल डैश के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये आपका जो खमीर है इसमें अनॉक्सी श्वसन के द्वारा जो है वो निर्मित होता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है, कई बार बताया दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन। पीतल किसका मिश्रण है, ट्रिक कई बार बता चुके हैं, पिताजी वाली, तो किसी को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा। पी से आपका पीतल हो जाएगा, ता से आपका तांबा हो जाएगा, और तांबा देखिए चारों ही ऑप्शन में, और जा में देखिए जस्ता भी चारों ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज का खेल हो जाएगा। परसेंटेज अब देखेंगे 70 30 20 80 में अगर बात करेंगे तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 30% जस्ता, तांबा ज्यादा होता है। तांबा जो पहले आ रहा है ना, पिताजी में ता पहले आ रहा है, तो ये ज्यादा होता है और ये 70% होता है। तो आंसर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए यही होता है, कई बार आप ट्रिक भी गए और उससे एक कदम आगे पूछ लिया। वैसे हम बताए हैं जितनी बार भी पिताजी ट्रिक बताएं कि 70% तांबा 30% जस्ता, आंसर हो जाएगा बी वाला। और भी मिश्र धातु बताइए, जैसे जो गन मेटल होती है, गन धातु होती है, उसमें कॉपर की वैल्यू 88% होती है। और इसी प्रकार कांसा जो होता है, काटता करके ट्रिक बताइए, जहां पर कॉपर और सीयू और एसएन, सीयू की वैल्यू 88%, एसएन की वैल्यू 12%। अगला कह रहा है कि भेड़ जो होता है उसकी त्वचा जो है उसकी एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कर्तन कहते हैं। ये भी आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी में दे रखा है, कर्तन जो है वो कहते हैं। अगला कह रहे हैं यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आपका कैसा दिखाई देगा, तो छोटा प्रतिबिंब आपका जो है यह दिखाई देगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी बात होती है अवतल लेंस की, तो जो अवतल लेंस होता है इस पर की जो क्षमता होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। और अगर बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उसकी जो क्षमता होती है वो आपकी धनात्मक होती है। और अगर लेंस की क्षमता मापी किस में जाती है, मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर जो है इसका मात्रक जो है वो होता है। अगला कह रहा है कि सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच वैल्यू क्या इंगित करती है, तो अगर मैंने बताया कि जो आप चलते हैं 7 तक, 0 से 14 पूरी रेंज रहती है। अगर हम देखेंगे 0 से 14 पूरी रेंज रहती है, जिसमें 7 से पहले साइड अगर आप रहेंगे तो वो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, बाद में 7 के रहेंगे तो क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, और 7 पर रहेंगे तो उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 से 5 कह रहा है यानी अम्लीय होगा। अब अम्लीय में भी दो अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है। अगर आपको मैंने बताया कि 0 से लेकर 7 तक है, तो 7 के जितना नजदीक होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा। यहाँ 4 5 है तो दुर्बल अम्ल होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, बी वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगर यही वैल्यू होती आपकी, नहीं मैंने हम मुझे ख्याल से उल्टा बोल दिया, जितना नजदीक होता है वो उतना ही आपका दुर्बल होता है। रुकिए यहाँ लिख देते हैं आपको। अगर बात की जाए कि 0 से 4 है तो ये आपका प्रबल अम्ल में आएगा, उल्टा काम इसमें चलता है। और अगर 0 से 4 के बाद अगर हम 7 के और नजदीक बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे 4 से लेकर 6 तक, तो ये आपका फिर दुर्बल अम्ल में आएगा। और 7 तो आपका उदासीन होता ही है, ये तो आपको बता चुके हैं हम। सेम चीज अगर क्षार की बात करेंगे तो 7 से 10 तक के बीच में आप देखेंगे तो ये दुर्बल क्षार होता है, यानी जितना नजदीक है उतना जो है ये दुर्बल है। और क्षारीयता बढ़ते हुए क्रम में होती है ना, हाँ इस बात का, इस कारण से। और 10 से 14 अगर करेंगे तो ये आपका प्रबल क्षार हो जाएगा। अब लिख दिया तो अब एकदम क्लियर जो है आपको हो गया होगा। क्योंकि जो 7 से उदासीन होता है ना, तो जैसे जैसे स्केल पे हम आगे बढ़ते हैं उसकी जो प्रबलता होती है वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तो जितना नजदीक होगा वो उतना कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गड़गड़ाहट की आवाज किसकी वजह से होती है, तो ये आपका होती है जो ध्वनि होता है उसके बादलों और आपका जो भूमि है उसके जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन जो होता है, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बादल
का जो गर्जना होता है ना वो बार बार सुनाई देता है, ये किसका उदाहरण होता है? इसको कहते हैं अनुरणन। क्या कहते हैं इसको? अनुरणन। ये शब्द सीधे बस पता होना चाहिए, इस नाम से ये जानते हैं। अगला है आपका आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो होमोसेपियंस हो जाएगा आपका। और अगर बात करते हैं कि ये नाम दिया किसने था, तो ये नाम जो है वो होमोसेपियंस वाला जो नाम है वो दिया था लीनियस ने। कब दिया था? 1758 में। तो वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, शॉर्ट में लीनियस लिख दिया, 1758 में दिया था। अगला कह रहा है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापते हैं? आप जितना भी कुछ भी खाते हैं वो सब कैलोरी में होता है। कोई प्रोडक्ट उठा करके देख लियो, उसके पीछे लिखा रहेगा इस प्रोडक्ट में इतनी इतनी कैलोरी है, इतना फैट है, इतना सब कुछ है, तो कैलोरी में मापते हैं। अगर एक पॉइंट के तौर पर पूछा जाता है तो 4 पॉइंट कैलोरी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और वसा की बात करें तो 9 पॉइंट कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा जो है वो देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीरे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में बट जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम वितरिका जो है वो कहते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और वितरिका के लिए फेमस क्या है? वितरिका के लिए आपका फेमस है कोसी नदी, जो कि सबसे ज्यादा अपना मार्ग जो है वो बदलती है। ये आपका मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो आपका अगर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। यूपी वैसे सबसे पहले नंबर पे है, पहले पे आपका कौन है? यूपी का नंबर है, और यूपी ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। फिर बिहार का नंबर तीसरे पे आता है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का, और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको बताया है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। कितना है? 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में है। कितना है? 879 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है, वहां पर आपका 1037 है लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है, जहां पर 618 है। ये बता चुके हैं, रिवाइज करा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो आपका पहला हो जाएगा 82.5 डिग्री, और साथ में आपका पूर्वी भी रेखा कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। 5 राज्य हैं जहां पर आपका भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है, उनको याद रखना है। आपका एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक आपका उड़ीसा हो जाएगा, और एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो भारतीय मानक रेखा वो ये कर्क रेखा अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय मानक रेखा की बात है। बिहार का इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान होता है? तो कौन सा यहाँ पर नृत्य होता है? झुमरी। झुमरी नृत्य जो देख रहे हैं सेम ऐसे होता है जैसे गुजरात में गरबा नृत्य होता है। तो बिहार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? तो उपयोग विधि का यूज जो है वो आपका किया जाता है। अगर एक समिति की बात करें, वो थी तेंदुलकर समिति। वो गरीबी का अनुपात उसने जो है वो दिया था 21.9%। अगला कह रहा है संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से जो है ये संबंधित है। ये तो आपको कई बार हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। समय इसका है 1985। 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 वाला, उसमें आपकी जो एज थी वो 21 से घटा करके 18 जो है वो कर दी गई है। ये किसकी एज है? तो ये मतदान की जो है वो आपका एज है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगला है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब जो है वो किया गया? कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है वो किया गया। सारी डेट मैंने बताई थी आपको संविधान वाली मैराथन में, नहीं देखी हो कमेंट में जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी हम वैसे हमने अलग से बना रखी है, और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला कह रहा है दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी में यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी नदी है। गंगा नदी को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। अगला कह रहा है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जिसका नाम था जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक आपका बिंबिसार के दरबार में जो है आपका रहता था। बिंबिसार के दरबार में जीवक रहता था। महात्मा जो बुद्ध जी थे ना, उनकी सेवा में
इसको भेजा था, बिंबिसार ने राजवैद्य को जो है, जीवक को जो है वो भेजा था। और बिंबिसार ने किसकी वंश, कौन सा वंश था जिसकी स्थापना की थी, तो हर्यक वंश की स्थापना जो है आपका की थी। नयनार जो है वो कौन थे, तो नयनार जो है शैव संत जो है वो थे, इनकी संख्या 63 जो है वो होती थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पहला ही शैव संत जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष सरकारिया आयोग जो था उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया था, तो 1988 आपका ऑप्शन सही होगा। सरकारिया आयोग ने दिया था प्रतिवेदन 1988 में। टोटल इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यीय जो सरकारी आयोग था इसका गठन हुआ था 1983 में, पर रिपोर्ट दी थी 1988 में। और ये पूछा जो जब भी जाता है तो बस एक ही आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वो क्या है, वो है केंद्र राज्य संबंध। अगर कभी भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि केंद्र राज्य के संबंध को कौन सा आयोग दर्शाता है, तो सरकारी आयोग। एक लाइन बस इतना आपको याद रखना है। इससे संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना चाहता था, उसी पर ही, उसी से ही संबंधित था। अगला करें, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो वस्तु और सेवा कर है आपका, जो जीएसटी है, काउंसिल है, उसका उल्लेख जो है वो किया गया है, तो किसमें है, 279 का में जो है वो इसका उल्लेख किया गया है। कब आई थी जीएसटी, तो आपको पता है कि 101वां संविधान संशोधन है आपका। और इसमें अगर बात करते हैं कि कौन सा संविधान, ये 101वां संविधान संशोधन आया कब, तो 2016, जिसमें जो नया कर व्यवस्था है उसको लाया गया था। जो भी जीएसटी परिषद होता है उसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, और राज्य के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की अगर बात करेंगे तो 280 आर्टिकल में आता है। ये सारी चीजें बता चुके हैं। अगला कह रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा जो है वो की गई थी। कब की गई थी इनके द्वारा इसकी स्थापना, तो 1873 में जो है स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1840 के करीब कूका आंदोलन, इसको आरंभ इनमें से किसने जो है वो किया था, तो ये आपके भगत, पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है भगत जवाहर मल, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कूका आंदोलन, मेन इसका उद्देश्य ये था कूका आंदोलन का, कि सिख धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी, अंधविश्वास फैले हुए थे, उसको दूर किया जाए। सिख धर्म से संबंधित था कूका आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था राम सिंह कूका। बाद में इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, बाद में 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग में जो है वो लाया जा सकता है, तो नगद आरक्षित अगर बात करते हैं CRR, इसमें वृद्धि की जाए तो बिल्कुल सही है। सांविधिक तरल अनुपात में वृद्धि बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटे में कमी की जाए, यानी आंसर आपका यहाँ पर सभी के सभी जो है वो सही हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर के अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बने थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन उपगुप्त जो है वो सही होगा। उपगुप्त के प्रभाव में आकर के ये बने थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ये भी आपको याद होगा जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक से, उससे भाग का मतलब काफी भीषण रक्तपात हुआ था, उसके बाद फिर ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। इनका एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उससे पता चलता है कि उपगुप्त जो है इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो थे इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो दिव्यावदान से जो है वो मिलती है। और अशोक की संदर्भ में अगर बात होती है तो तीसरी बौद्ध संगीति आपको पता होना चाहिए। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो आपकी हुई थी अशोक से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति का, तो पाटलिपुत्र में जो है वो हुआ था, अशोक राम बिहार में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका हाउस कहाँ पर स्थित है। इंडिका हाउस आपका लंदन में जो है वो स्थित है। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडिया हाउस की स्थापना, इंडिका नहीं, इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। और अगर बात करते हैं किसके द्वारा हुई थी, तो उनका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनके द्वारा जो है वो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता के रूप में जाना जाता था, तो ब्रिटेन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको समय की अगर बात करें तो 1784 में कलकत्ता के अंतर्गत आपका
कलकत्ता के अंतर्गत जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने ही एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना जो है वो की थी। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप आप नाम देख पा रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में पेपर हुआ था, पेट में शायद आया था या पता नहीं कहाँ आया था। 1837 में अशोक के शिलालेख लेख जो थे उसको पढ़ा किसने? तो अशोक के जो शिलालेख थे, जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो सबसे पहले पढ़ा था, ये चीज ध्यान रखिएगा। जोनाथन डंकन का नाम कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंदू विधि संहिता जब बात होती है, तो हिंदू विधि संहिता का अध्ययन जो है वो इन्होंने किया था। कहाँ गए थे इसके लिए, अध्ययन करने के लिए? तो बनारस संस्कृत विद्यालय गए नहीं थे, आप कह सकते हैं कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना ही इन्होंने करवा दी थी। तो ये स्थापना बनारस, पूरे ही लिख देते हैं कि आप बनारस संस्कृत विद्यालय, इसकी स्थापना के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है, जोनाथन डंकन। अगला देखते हैं, इनमें से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दो ही नाम देखने को मिलते हैं, एक एनी बेसेंट जी का और एक सरोजनी नायडू जी का। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1917 वाला हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, पहला वाला। अब कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 वाला है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट जी ने की थी। पहली महिला के अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं ना, तो एनी बेसेंट जी का देखने को नाम मिलता है। और जब भारतीय वर्ड जुड़ जाता है तब आपका आंसर जो है वो बदल जाता है। तो एनी बेसेंट यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। उसके बाद मैंने बताया था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब आपको देखने को मिलता है? जब बात होती है भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में। तो सरोजनी नायडू कब रही थी? सरोजनी नायडू जो रही थी वो रही थी 1925 वाले में। 1925 को कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो कानपुर में जो है आपका अधिवेशन हुआ था, इसी की ही अध्यक्षता के इन्होंने जो है वो की थी। बहुत डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन से नंबर का अधिवेशन था? 33वां अधिवेशन था। एक गया कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने की थी। लखनऊ वाला था 1916 वाला, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो गया वाला बता दिया मैंने। अगला कह रहा है टैगा वन में कौन से वृक्ष आपके होते हैं? तो टैगा वन में अगर आप देखेंगे ऑप्शन मृदु काष्ठ वृक्ष, ये वाला आपका सही होगा। मृदु काष्ठ वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन बेसिकली होते हैं, पत्तियां इनकी नुकीली होती हैं। और ब्राजील में कौन सी घास देखने को मिलती है? कैंपोज घास देखने को मिलती है। लानोस कहाँ देखने को मिलती है? तो वेनेजुएला कोलंबिया में देखने को मिलती है। पंपास अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। प्रेरी यूएसए और कनाडा में देखने को मिलती है। अगला कह रहा है प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? कौन आते थे? तो पादरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फ्रांस के जो समाज थे ना, उनको अलग अलग 3 स्टेट्स में बांटा गया था। तो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे और मध्यम वर्ग था, इसीलिए पहले स्टेट्स में इनको रखा गया। दूसरा अगर पूछता तो कुलीन वर्ग हो जाता, तीसरा अगर पूछता तो मध्यम वर्ग हो जाता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो कहाँ ये पेश होता है? राज्यसभा में जो है आपका ये पेश होता है। उपराष्ट्रपति पद का सृजन कब किस आर्टिकल में होता है? तो 63 आर्टिकल में होता है। अगला कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को अगर शपथ दिलाने को लेकर के बात हो तो कौन दिलाता है शपथ? प्रोटेम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों ही नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ना, इसको अलग से कोई नहीं शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, जो कि प्रोटेम जो स्पीकर होता है। तो इसलिए अंतर को समझिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो केवल लोकसभा का सदस्य लेने के लिए शपथ लेता है। अगर प्रश्न ये कहता सदस्य लेने के लिए, सदस्य बनने के लिए शपथ लेता, तो आप प्रोटेम स्पीकर के साथ जाते हैं। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रोटेम स्पीकर कब होगा, जब वो सदस्य बनने के लिए जो है आपका शपथ लेता है, तब यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर आपका सही होता है। अगला देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? बता चुके हैं, टोटल 25 है भारत में उच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अगर सबसे पहले बात करते हैं तो 1862 में कलकत्ता या बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 25वां जो उच्च न्यायालय सबसे लास्ट में बना है ना, वो 2019 में आपका बना है। और जो 2019 में बना है वो आपका आंध्र प्रदेश में जो है बना है, और वो आपका अमरावती में जो है वो बना है। तो वही यहाँ पर जो है वो सबसे लास्ट वाला था। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 100 प्रश्न अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो से जो भी जुड़ते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी मेहनत भी अच्छी लगे, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो बात करते हैं आंसर की।
कि कौन सा इसमें से संविधान संशोधन आपका यहाँ पर जो है वो होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर डी वाला यानी कि 12वीं अनुसूची जो है ये वाला सही हो जाएगा। 12वीं अनुसूची जो है इसमें ही स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कितने विषय? कुल 18 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन जो था 1992 वाला, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे जोड़ी गई है? तो वो 74वें संविधान संशोधन से जो है वो जोड़ी गई है। और ये वाला जो 74वां संविधान संशोधन है इसका समय 1992, मैंने ये सारी चीजें बताई थी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? तो आपके टोटल 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय? तो इसमें टोटल 18 विषय। 73 और जो 74वां संविधान संशोधन आया था ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था? पीवी नरसिम्हा राव। अगला कह रहा है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में जो है वो बनाए गए थे? तो ग्रांड ट्रंक रोड की अगर बात करते हैं तो आपका ऑप्शन शेरशाह सूरी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीटी रोड भी कहते हैं इसी को ही, तो ये आपका ऑप्शन सी वाला। अगला कह रहा है लोक हितवादी उपनाम। आंसर की बात करते हैं लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जो है वो जाना जाता है, और पश्चिम भारत के लोक हितवादी के नाम से बेसिकली इनको जाना जाता है। और महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? बताया था मैंने, महादेव गोविंद रनाडे जी जो हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनको। ज्योतिबा फूले की बात होती है तो 1873 के टाइम में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो की थी। कौन सा? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में जो है वो की थी। ज्योतिबा फूले की एक रचना भी पूछी जाती है, वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है? तो इन्हीं की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जानते हैं? तो लोकमान्य के नाम से जो है वो जानते हैं, लोकमान्य तिलक कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपका, लंदन में आयोजित इनमें से गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? मैंने बताया था गांधी इरविन समझौता के बाद ये शर्त तय हुई थी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो सोन नदी है आपकी, जो दक्षिण की ओर से जो है वो मिलती है। यूरोप का भारत इटली को जो है वो कहते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान यूरोप का देश है ना, इसलिए। अच्छा, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। सोन नदी की बात करें तो ये निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक, मैंने बताया था ना कि अगर आप सो गए तो अमर हो जाते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मिल कहाँ जाती है? तो मनेर के पास पटना में गंगा से मिल जाती है। जो मिलन स्थल है इसका वो मनेर में है, क्योंकि मनेर पटना में पड़ता है। तो बिहार का पेपर देंगे तो जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए आपका फेमस है। आंसर आपका सेब यहाँ पर हो जाएगा। घाटी पड़ती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आलू सबसे ज्यादा यूपी में होता है, संतरा नागपुर में होता है, ये सब पता हो। नारियल केरल में होता है। अगला, विजयनगर इनमें से किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो आपका ऑप्शन तुंगभद्रा नदी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। स्थापना तो जानते हैं 1336 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? तो हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा जो है वो आपका स्थापना इसकी हुई थी। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बिहार प्रीवियस ईयर कराए हैं, उसमें आया था, शायद आधुनिक कालीन वाले में आया हुआ है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी तो पता ही ना आपको, असहयोग आंदोलन 1920-22 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, खिलाफत आंदोलन 1919-20 में आया था, 1919 से 1922 तक। अगला कह रहा है इनमें से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है नहीं की गई है? तो इसमें से बोकारो जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं आया था,
आपको मैंने बताया था कि भिलाई वाला आपका आया था जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो भिलाई वाले की अगर बात करते हैं कि ये किसके सहयोग से आपका था, तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना जो है आपका हुई थी। और इसी प्रकार दुर्गपुर वाला जो आप देख पा रहे हैं, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके सहयोग से हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गपुर वाले की स्थापना हुई थी। और राउरकेला की अगर बात करें तो जर्मनी जो है उसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और जो बोकारो वाला है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसकी स्थापना भी रूस के सहयोग से ही जो है आपका हुई थी। तो बाकी भी याद रखिएगा, दुर्गपुर और आपका राउरकेला। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत इनमें से कौन सा होता है? तो आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मेला और बाजार कर ये आपका हो जाएगा आय का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी जो है उसके योग्य बनाना। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आपको सारी चीजें बता चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो सब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका, माई लाइफ इज ए कॉमरेड ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो के सैलजा जो है इनकी जो है ये आत्मकथा है। कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसको नियुक्त किया गया? तो पोला वरपू मल्ली अर्जुना प्रसाद इनको जो है वो नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को जो है वो मनाया जाता है? तो बता चुके हैं आपको कि 24 अप्रैल को आपका ये मनाया जाता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? 23 मार्च को आपका मनाते हैं प्रतिवर्ष भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस, आप कहेंगे उनको फांसी दी गई थी तो उसके रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियल इसने कौन से देश को प्रभावित किया था? न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था ग्रेबियल ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ जो है वो किया था? तो भूपेंद्र यादव आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो RRR मूवी का था पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया मूवी है, देखी होगी, मैंने देखी है, बहुत अच्छी है। अगला देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी को बनाने की घोषणा जो है वो की गई थी? तो आपका एडिडास ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद हम मैथ देखेंगे। किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई? तो 2025 तक जो है वो इसकी घोषणा की गई। ये रडार 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसमें होने वाला जो भी मौसम बदलने वाला होता है, मौसमी बदलाव होता है, उसकी जानकारी देता है। चलिए लौटते हैं पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका पहला नंबर मैथ का है कि यदि माध्यिका और माध्य आपको 36 दे रखे हैं और 35 दे रखे हैं तो बहुलक आपका क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो पता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको सारी वैल्यू पता है इसमें रख दीजिए। माध्य कितना है? 36 है, 36 रख दीजिए। बहुलक आपको निकालना है तो बहुलक की जगह ऐसे ही बहुलक रहने दीजिए। बराबर आपका 3 रख दीजिए। माध्य आपको 36 पता है, माध्यिका आपको 36 पता है, यानी यहाँ 35 रखेंगे। ये आपका 35 होगा, तो क्योंकि प्रश्न में जो माध्यिका है वो 36 है और माध्य जो है वो 35 है, तो माध्य 35 रखेंगे। माध्य की अगर यहाँ बात करते हैं तो ये आपका माध्य है, तो माध्य कितना है? 35 है, 35 रख दिया। माइनस माध्यिका कितना है? 36 है, यहाँ पर आपने 36 सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस लगा है, 35 में से बहुलक घटाएंगे, बहुलक को यहीं रहने दीजिए, बाकी उधर ले जाएंगे, तो बहुलक को ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, 3 को 35 से गुणा कीजिए और गुणा करने से पहले अंदर घटा ही लीजिए। 35 में 36 घटाएंगे -1 बचेगा और बाहर 3 है तो यहाँ पर -3 बचेगा, और ये 35 आकर इधर माइनस में है। ये ऑलरेडी ये वाली वैल्यू माइनस में है ना बहुलक वाली, तो आप बहुलक को उधर ले जाइए, बाकी वैल्यू उधर ले आइए, यानी 35 को ऐसे प्लस में रखिए और ये वाली जो 3 है ये माइनस में हो जाएंगे, यानी कि आपका, अच्छा 3 भी तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आपका बनेगा क्या? 35
-3 और मल्टीप्लाइड में -1 और 35 और माइनस से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा +3। 35 3 38 हो जाएगा। 38 आंसर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तरीका वही मैंने बताया, तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं, सीधे सीधे वैल्यू 6.7 की वैल्यू आएगी 0.85 करके, 5/6 की वैल्यू आएगी आपकी 0.83 करके, 7/8 की वैल्यू आएगी आपकी 0.87 करके और 4/5 की वैल्यू आएगी 0.8 करके। तो आंसर यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है? जिसमें सबसे बड़ा मान है 0.85 में ही सबसे बड़ा मान है, 7/8 में भी तो 0.87 है, यानी 0.87 ये वाला जो आप देख रहे हैं 7/8 ये मान सबसे बड़ा है। दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया था कि तिर्यक गुणा करके जो ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इन दोनों में देखिए 6 जा ऊपर आएगा 36, 5 7 जा जो है आपका 35, तो यहाँ पर वैल्यू 35 है, यहाँ 36, यानी इन दोनों में ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ऐसे चारों को आपस में चेक कर सकते हैं। बाकी आंसर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समापवर्तक दे रखे हैं, दोनों संख्याओं का महत्तम पूछा गया। गुणनफल दे रखा है 84 और लासा गुणे मासा होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का तो गुणनफल ऑलरेडी 84 दे रखा है और फॉर्मूला क्या होता है, लासा और गुणे आपका मासा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 84 ना रख के पहले इसको लिख देते हैं, जैसे फॉर्मूला है पहली संख्या और गुणे में आपका दूसरी संख्या और ये आपका बराबर होगा लासा गुणे मासा के। ठीक, अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 84 है, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा 84 और कह रहा है एलसीएम भी 12 है तो इसकी जगह आ जाएगा 12 और गुणे जो मासा है इसमें आपको सीधे सीधे मासा यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर वो भी प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर देखिए 12 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन में सही है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मिसप्रिंटिंग है। यहाँ तो सही है, यहाँ तो आप सीधे मासा निकालेंगे 12 के नंबर 12, 12 7 84, 7 आंसर आपका आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला और उसमें बुक में गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 56 16 का घनमूल 56 है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। 175.616 है और क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में तो 56 है तो निकल के आएगी 5.6 प्लस इसमें देखिए जितना ये पॉइंट खिसकता जा रहा है ना उतना ही वैल्यू भी इधर हो जाएगी घनमूल के साथ साथ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0.56 करके आएगी प्लस यहाँ पर भी उतना ही खिसक गया है पॉइंट तो 0.056 आएगी। इसको जोड़ लीजिए सीधे आंसर 6.216 करके आएगा जो कि आपको यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अब एक चीज बस समझ लीजिए इसमें, वो ये समझने वाली है कि जो दशमलव किसका है 56 के लिए तो इसकी सीधे सीधे वैल्यू 56 है, ठीक है। क्यूब रूट लगा है मतलब अगर 3 इधर से गिनने पर आपका दशमलव लगा है उस कंडीशन में जो दशमलव होता है वो एक पॉइंट खिसकेगा, तो यहाँ पर देखिए 5.6 हो गया। अब इस वाले में देखिए तो कितना है 1 2 3 4 5 6 खिसक गया, 6 खिसक गया, क्यूब रूट मतलब 6 का आधा 2 यानी कि 2 पॉइंट खिसक जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पर भी देख लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 3, यानी आपको समझ में ये आना चाहिए कि जितने भी आपका क्यूब रूट के हिसाब से दशमलव लगा होता है जब उसको बाहर निकालते हैं वो खाली एक के रूप में बचता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपका है बॉडमास पर बेस्ड है, सॉल्व अगर करेंगे तो सबसे पहले इस भाग को करेंगे 1/6 1/7, 6 7 जा 42 1/42, यहाँ से आपका वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/42। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलती जाती है उसको अलग लिखते जाते हैं। जो ये वाली वैल्यू है इसका मान क्या आ जाएगा इतने वाले का, तो आएगा 1 में आपका 42, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ 0.5 है, ठीक है, यहाँ 2 सही 1/2 है तो ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि एक 0.5 को हम पॉइंट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख दीजिए और इसको प्लस लगा दीजिए, ये ब्रैकेट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। बाहर देखिए माइनस लगा के 2 दूनी 4 1 5 और 5/2 आपका यहाँ से आ जाएगा। सबसे बाहर देखिए 3/4 ये प्लस है, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, ये वाला छोटा ब्रैकेट है और ये मंझला ब्रैकेट है ये, और इसके बाहर आपका है 3/4 और बटे में एक और बड़ा वाला सबसे ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर आपका 5 माइनस में हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/42 ये क्या आएगा, ऊपर जाएगा 11 बचेगा, नीचे आपका
21 बचेगा, तो 11/21 यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 11 बटे में आपका 21, और बाहर आपका 5/2 माइनस ऑलरेडी है, ये अब आपका मंझला वाला ब्रैकेट जो है वो बचा हुआ है, बाकी बाहर वाली वैल्यू वैसे रहेगी। इसको वापस से सॉल्व करेंगे इतनी वैल्यू को, तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा 83 और बटे में आपका 42, इसका मान बाहर 3/4 है अभी आपका, यानी अगर हम इस बाहर वाली वैल्यू से 3/4 वाले से इसको रखें तो बाहर आपका 3/4 था और बीच में आपकी वैल्यू प्लस में थी, और ये वाला जो ब्रैकेट होगा वो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट था, और इसके बाहर भी आपका 5 माइनस में था, ये आपका 5 माइनस में आपका था, तो हमने यहाँ पर 5 माइनस भी लिख दिया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू, तो बचेगा क्या, 5 माइनस, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 229 और बटे में आपका आ जाएगा 84, बचेगा क्या घटाने पर, तो ये आपका 191 और बटे में आपका 84। इसको फिर से सही बटे में अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 सही 23/84 करके, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में ही ज़्यादा से ज़्यादा बताया, ताकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है बिना समय बर्बाद किए, जो मेन आपको समझना है कि होगा कैसे वो आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 नहीं B6 करके 18 के द्वारा आपसे कह रहा है विभाजित होता है, ठीक है, तो ए और बी का संभावित मान क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे ए की जगह हम 2 रख लेते हैं और बी की जगह 11 रख लेते हैं, और उसके बाद उसको 18 से काट के देखते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर मेन चेक करना है। और 18 से विभाजिता का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या आपकी जो है वो 2 से भी कट रही हो और दोनों वही 18 9 से भी कट रही हो, अगर 2 और 9 से वो कट रही है तो वो 18 से भी कटेगी, ये इसका रूल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इसी में ही रख लेते हैं, ए की जगह डायरेक्ट रख लेते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं कि हम ए और बी को अलग कर दें, ए प्लस बी, और बाकी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आएगा +16, और कह रहा है 18 से विभाजित है, तो बराबर 18 के भी रख सकते हैं, क्योंकि 9 के डिविजिबल में आता है, क्योंकि संख्या कह रहा है ना 9 से कटे, या तो 18 भी आ सकता है तो 27 भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ऑब्लिक लगा देते हैं क्योंकि 9 से डिविजिबल है। अब अगर हम इस 18 16 को इधर लेकर आए तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 2 निकल करके आएगी, तो अगर हम इधर 18 मान लें तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 16 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो आपका 18 माइनस 16 आपका 2 आ जाएगा। अगर हम यही चीज़ 27 से चेक करें, तो अगर हम एक बार 27 माने और 27 में से फिर से 16 घटाएं, उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, तो 11 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 11 दोनों आंसर यहाँ से मिल गए, आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, या तो आप ऑप्शन में रख करके डिविजिबल चेक कर लीजिए, पर ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, तो आप ऐसे करिए तो देखिए आसानी से हो जाएगा, बस विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या, ये तो आप आसानी से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। प्रश्न में अपरिमेय संख्या पूछा गया है, 5/2 तो परिमेय है, जिसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका पहला तो परिमेय हो गया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप रूट की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपका अपरिमेय होता है, परंतु दशमलव की अगर बात करें तो 2.75 को क्या लिख सकते हैं, 2.75 बट, और पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 0, और 275/100 p अपॉन क्यू है, मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या है। अब ये भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, बचा तो आपका √6, यानी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या वाला जो ऑप्शन है वो केवल और केवल सी ही आपका बचा। 2 और 3 ये दोनों दे रखा है, जब 2 और 3 जब 2 ऑलरेडी कट चुका तो ये भी ऑप्शन कट ही जाएगा, तो यही ऑप्शन बचेगा जो कि एक अकेली अपरिमेय संख्या के रूप में आपको प्रश्न में देखने को मिल रहा है। आंसर भी आपका यही हो जाएगा, 2 और 3 का, ये विकल्प से ही डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको इतना जूझना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, 3 की घात x प्लस वाई की वैल्यू कह रहा है अगर 81 है और इसकी वैल्यू 3 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर अगर वैल्यू 81 है और ये 81 होता है 3 की घात 4 के बराबर, तो 3 की घात x प्लस वाई है, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात
4 के बराबर, यहाँ भी 3 आ गया आधार में, यहाँ भी 3 आ गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये हम बना लेते हैं समीकरण 1 के तौर पर। इसी प्रकार 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको भी सेम यही करते हैं कि 81 की पावर, डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं ना, तो हम अगले स्टेप में क्यों लिखें, यही लिख लेते हैं। हम इसको एरो बना देते हैं कि ये हो जाएगा 3 की घात 4, और इस टोटल की पावर में आपका x माइनस वाई, और बराबर में आपका जो है वो 3। अब ये जो 4 घातांक में है ना, ये बाहर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी 3 पावर में आ जाएगा 4x माइनस 4y, और बराबर में आपका 3। अब यहाँ पर भी आधार बराबर होगा, यानी फिर से 4x माइनस 4y जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। 4x माइनस 4y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। अब चाहे तो ये भी कर सकते थे, 4 को ना भी गुणा करते तो 4 जा करके इसके बटे में आ जाता, ये भी कर सकते थे काम। यानी 4x माइनस 4y से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आएगा, अंदर x माइनस वाई बचेगा, और x माइनस वाई जो 4 है वो उधर चला जाएगा बटे में। एक चीज हमने यहाँ पर गलती की है कि हमें तो घातांक से मतलब था, यहाँ पर हम इसको 3 की घात 1 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 3 की घात 1 लिखेंगे, और यहाँ 1 क्यों लेंगे ना, 3 क्यों लेंगे। हमने तो जब आधार बराबर किए तो घातों को बराबर किया ना। आपको ये हाईलाइट करके भी दिखा देते हैं कि ये चीज हमारी इसके बराबर हो गई है, तो यानी कि ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 के बराबर हो जाएगी। इन दोनों का जो 4 कॉमन है वो बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम ये क्या कर सकते हैं कि दोनों समीकरण से जो है वो, अब दोनों वैल्यू पता है हम रख लेते हैं, एक तरफ इस कलर चेंज कर देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी है 4, और x माइनस वाई की वैल्यू है 1/4। अभी अगर समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो x x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस वाई है माइनस वाई है तो कट जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 और 1/4 है, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17/4। 4 चौको 16 और 1 17, तो 17/4 यहाँ से आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटे में गुणा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 17/8 निकल करके आएगी। x की वैल्यू जो निकल करके आएगी, यही आपसे तो प्रश्न में पूछा गया था ना कि x का मान क्या होगा, तो 17/8 आपका ऑप्शन यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला और उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ठीक, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपए हो तो आपसे ये पूछा गया है कि धन कितना था। एक धन कितना था ये पूछा गया और कह रहा है कुल धन का 3/8 भाग मिला, तो चाहे ऑप्शन भी कर सकते हैं या एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो एक्स मान के ही पहले करते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन 256 को लेते हैं। कह रहा था इसका कितना भाग है, 3/8 भाग एक व्यक्ति को मिला, तो इसका 3/8 भाग निकालिए, 8 से काटिए, तो यहाँ 8 2 16, 8 3 24, एक उधर जाएगा, 8 दूनी 16, 32 यहाँ 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 9 और 6 96 आएगा। और इसमें से 256 में से 96 घटा दीजिए, 256 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि लिखा है उसके साझीदार को शेष धन का मिला, यानी बचे हुए धन का, तो 96 घटाएंगे, 6 में 6 0, यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, 160। 160 कह रहा है इसका 3/8 भाग शेष धन का मिला, तो इसका 3/8 भाग निकाल लीजिए, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 0 20 यहाँ हो जाएगा आपका 60। अब ये कह रहा था कि दोनों के भागों का अंतर 36 है, 96 और आपका दूसरा जो 60 है, इनका डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस आप क्लियर देख रहे हैं 36 का है, यानी आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों को। एक्स मान के कैसे करते, टोटल एक्स मान लेते हैं, व्यक्ति को मिला धन 3/8 एक्स हो जाता, फिर बचा हुआ धन एक्स में से घटा करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी प्रकार साझीदार का धन निकाल लेते हैं, फिर जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग समीकरण से एक्स का मान निकाल लेते हैं, वही सीधे आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती में सीधे सीधे क्या करना होता है, अंडर रूट में दोनों की वैल्यू लिख देते हैं 4 और मल्टीप्लाइड में 64, और इसका मान कितना आएगा, 4 को निकालेंगे 2 और 64 होता है 8 का, 8 दूनी हो जाएगा 16, आंसर आपका हो जाएगा 16, पहला वाला ऑप्शन। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है उसको भी अगर समझना चाहें तो जैसे 4 लिखा है, अनुपात में कोई x है समानुपात, फिर उसके बाद y लिखा है और अनुपात में 64 है, तो हम क्या करते हैं अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो x इंटू वाई बराबर 64 गुणे 4 आएगा,
और अगर हम दोनों को एक ही वैल्यू मान लें, इसको भी x इसको भी x, क्योंकि मध्यानुपात में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इस चक्कर में x और y को अलग अलग नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर भी आपका x हो जाएगा। और x अगर दोनों मानेंगे तो यहाँ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर वैल्यू f की एक्स स्क्वायर की निकल कर आ जाएगी, तो यहाँ से फिर वही वैल्यू x बराबर अंडर रूट में ये 4×64 वाली वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने दोनों बार अलग रख के भी दिखा दिया, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों ये दोनों चीजें मध्यानुपात में समान रखते हैं। अगला देखते हैं, कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतने रुपए हो जाएगा। अब फॉर्मूला सीधे लगा दिए, a बराबर p प्लस 1 अपॉन करके वाला जो होता है ना, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना मिश्रधन हो जाएगा। a बराबर होता है मिश्रधन, अमाउंट जिसको कहते हैं, तो 1351.67। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो p ऐसे रहने दीजिए, लिखा ना कितने मूलधन का, तो p ऐसे रहने दीजिए। 1 प्लस r की वैल्यू 5 है, और बटे में आपका 100 है, और घातांक में आपका कितने वर्ष का है, n की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके p को आप निकाल लेंगे, p की वैल्यू निकल कर आएगी 1351.67 गुड़े, यहाँ से क्या निकल करके आएगा 21/20, ये वैल्यू 21/20 निकल कर आएगी। तो 21/20 ऊपर जाके गुड़ा हो जाएगा, तो 20 गुड़े 20 और बटे में चला जाएगा आपका 21 गुड़े 21। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आंसर आपका 1226 वाला जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। बस मेन जो पॉइंट है वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई है 330 मीटर है, ठीक है, और कह रहा है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका दर से जो है सफर तय करती है, और समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले आदमी को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन इसके अगले पेज में लिखे हुए हैं यहाँ नीचे। तो देखिए ट्रेन की चाल क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के से चल रहा है खुद ट्रेन, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला एक आदमी भी है, उसको भी पार करना है। तो इन दोनों की चाल का घटा दीजिए सबसे पहले, तो इन दोनों की चाल को घटाने से आपकी सापेक्षिक चाल जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी, 60 माइनस 6 यानी 54 जो है आपकी आ जाएगी। 54 किलोमीटर में ही दोनों वैल्यू हैं प्रति घंटा। अब इस 54 की वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर देखिए मीटर में है, तो आपको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से कर दीजिए गुड़ा। 18 एक नंबर 18, 18 तियां 54, 15 तियां 45, 15 नहीं 5 तियां 15, 15 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ से चाल निकल आई। अब आदमी को पार करने में समय कितना लगेगा, जितनी दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, नहीं समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी कितनी है 330 मीटर की है, तो समय बराबर क्या निकल करके आएगा, दूरी 330 और चाल आपकी कितनी जो हमने निकाली 15, तो बटे में रख दीजिए 15। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 22 सेकंड आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नीचे 22 सेकंड है, बी वाला ऑप्शन है, 22 सेकंड आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 के पहले 9 समाकल गुणज जो गुणज हैं उनका एवरेज क्या होगा। 3 से पहले, 3 से पहले मतलब, अच्छा 3 के पहले, 3 से पहले नहीं, 3 के पहले का मतलब 3 दूनी 6 तियां 9 ऐसे करके जो है, अगर आप इस चीज को ऐसे समझिए कि 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी क्योंकि 3 के गुणज है ना तो उसमें सब में 3 होगा, प्लस 4 ऐसे करके डैश 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 कहाँ तक जाएगा 9 तक होगा। 3 के पहले 9 गुणज में से अगर हम 3 बाहर निकाल ले तो ये बचेगा, और बटे में आपका क्या होता है, बटे में आपका 9 होता है, तो 9 हमने लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे 9 से लेकर 1 तक, तो ये आपकी वैल्यू 45 आएगी, तो 3 गुणे 45 और बटे में आपका 9 आ जाएगा, ये गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, ये गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर ये 45 लिखा हुआ है, तो 45 तियां और 9 से डिवाइड 9 5 जा 45 सीधे सीधे कर दीजिए, 15 आ जाएगा, 5 दिया तो 15 आंसर आ जाएगा। इसी को ही करने का एक एवरेज का फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं, दूसरे पेन से बता देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा 3 1 प्लस 9 और बटे में आपका 2, और यहाँ से भी सीधे 15 ही आएगा। दोनों में से जो भी करेंगे तो कुल मिलाकर 15 आएगा। ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका, क्योंकि एवरेज बराबर ही होता है तो आप 1 2 3 अलग अलग क्यों जोड़े, सीधे एवरेज से ही निकाल लें,
तो इसीलिए 1 + 9 डायरेक्ट हमने कर दिया बटे 2, तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। अगला देखते हैं कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जाए और दो संख्या एक दूसरी संख्या से 90% और 75% कम। अगर हम इस चीज को समझें कि एक संख्या को अगर हम पूरा पूरा, वैसे तीसरी संख्या को मानते हैं क्योंकि मेन दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से ही ये वैल्यू है। एक सेकंड, ऐसे समझिए कि ये हमने लिख दिया पहली संख्या, ये हमने लिख दिया दूसरी संख्या और ये हम लिख देते हैं तीसरी संख्या, यहाँ भी 1 बना देते हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम मानते हैं 100। क्यों? क्योंकि कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अगर ये 90% कम है तो कितनी होगी? ये आपकी 10 होगी। ये 75% है तो कितनी होगी? ये आपकी 25 है और ये आपकी 100 है। कोई दिक्कत नहीं। तो यही कह रहा है पहली संख्या में कितने परसेंट, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। 100 से 25 में कितना की वृद्धि की जाए, तो 25 से 10 में कितने का डिफरेंस है, उसी पे ही परसेंटेज निकाल लीजिए। और निकालना 10 पे है और गुणे में आपका 100। यहाँ से आंसर आ जाएगा 25 - 10 बटे 10 गुणे 100। तो 150% यहाँ से निकल कर आएगा। आंसर आपका 150% हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x² - 2x + 1 = 0 है तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते, यहाँ पर x² - 2x + 1 जो दे रखा है इसको ही हमें इस प्रकार से बनाना है कि ये वाली वैल्यू हमें मिल जाए। तो x² - 2x + 1 = 0। अगर हम क्या करें, +1 को इधर ही रहने दें, 2x को बराबर के उधर ले जाएं, तो x² प्लस का 1 और बराबर में आपका 2x। अब इस x को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो x से पूरे पूरे को डिवाइड कर देते हैं, यानी x से इधर भी डिवाइड करते हैं, x से इधर भी डिवाइड करते हैं। x से x कट जाएगा, x से दोनों में अलग अलग डिवाइड होगा तो इधर x बचेगा और 1/x बचेगा, यानी अगले स्टेप में क्या बचेगा, x + 1/x बराबर में आपका 2। अब देखिए इससे मिलता जुलता समीकरण बन रहा है, बस आपको ये करना है कि इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग। अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो ही जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला खोल दीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2 × a × b और बराबर में आपका 4। इस x से ये x तो कट जाएगा, इधर वाला जो 4 है ये बराबर को उधर आएगा, तो ये माइनस में इधर प्लस में, इधर वाली प्लस में वैल्यू है तो इधर आकर के ये घट जाएगा। या आप इधर क्यों लाए जाए, इस 2 को बराबर के उधर चले जाइए, तो x² + 1/x को इधर ही रहने दीजिए और 4 - 2 कर दीजिए तो वैल्यू आपकी 2 प्राप्त हो जाएगी। यही चीज तो आपसे प्रश्न में पूछी गई थी, यहाँ से आपका वैल्यू निकल के 2 जो है वो आ जाएगी। x² + 1/x² की वैल्यू 2 आपको मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। मैथ के इतने ही टोटल प्रश्न थे। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अपडेट को ये लिखा जाता है तो इसमें क्या लिखा जाएगा। अपडेट में देखिए तो यहाँ पर u को PQRST UV W, यहाँ पर देखिए तो थर्ड नंबर वाले से W से चेंज किया गया। देखिए जो ब्लेंडी है वो किस प्रकार से होगा उसी की डायरेक्ट बात करते हैं। BLENDY। अब जो B है उसको थर्ड वाले से चेंज कीजिए, यहाँ से वाला यहाँ आएगा तो B से 2 आगे बढ़ेंगे तो D आएगा, E से 2 आगे बढ़ेंगे तो आपका G आएगा। समझ रहे हैं, +2 सेम उसमें भी यही किया गया। तो ये हमारा इधर साइड बढ़े और इधर साइड बढ़े और दोनों में +2 जो है वो हो रहा है। सेम चीज D में भी देखिए, यहाँ से इस तरफ आएंगे तो आपका L, अब D से L आएगा तो क्यों, अच्छा यहाँ N लिखा हुआ है ब्लेंडी में, इसको यहाँ पर N रहेगा। ये देख रहे हैं पीछे साइड जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, मैंने बताया L आएगा, JKLMN, यानी यहाँ पर -2 हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी -2 होगा तो यहाँ y, यहाँ पर आपका E लिखा हुआ है, नहीं y लिखा हुआ है तो y के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो W हो जाएगा। अब देखिए इतने में वैसे आंसर मिल जाएगा। L में आप देखेंगे तो
JKLMN, यहाँ पर भी प्लस ही होगा, यहाँ भी आपका n आएगा और यहाँ पर भी सेम -2 होगा, यानी कि यहाँ भी आपका b आएगा। तो इधर वाले में 3 में +2, इधर वाले में -2। ऑप्शन देखेंगे तो C वाला दे रखा है GNTWBL, ये वाला सही होगा। इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है लड़कों का एक समूह है जिसमें एक ही रेखा में खड़ा होता है, लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों ओर से 19 नंबर पे आता है, कितने लड़के हैं टोटल? अगर वो इधर से भी 19 आ रहा है, अगर मैं आपके लिए एक लाइन खींचूं तो आपको मैं कहूं कि ये लड़का जो है इस लाइन में दोनों साइड से 19 आ रहा है। अगर दोनों साइड से 19 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों बार ओवरलैपिंग हो रहा है, 19 इधर से भी आ रहा है और इधर से भी 19 आ रहा है। तो 2 बार यही नंबर गिन लिया गया ना, यानी 19 का डबल करके 1 घटा दीजिए, बस इतना आपको करना है। तो 19 का दुगना कितना होता है? 38 होता है, और 38 में से आप घटा दीजिए, यानी 19 गुणे 2 -1, 38 -1 37 आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन पे खींच के बताया कि यहाँ पर क्यों 1 घटाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16 का 49 से जो मतलब है वही एक 100 का किससे है? 16 से 49 में आप देखेंगे 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ये जो है वो 4 का स्क्वायर है। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। आगे देखेंगे तो 10 का स्क्वायर आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अगला आपका 3 के डिफरेंस पे आएगा, तो 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, आंसर आपका 169 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बी इंटू सी, इसका अर्थ है बी सी की बेटी है, बी प्लस सी का अर्थ है बी सी का पति है, ऐसे करके दे रखा है और पूछ रहा है कि बहन है तो m प्लस, इसका अर्थ क्या है? ये m प्लस n जो लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ पूछा गया है। सबसे पहले m प्लस n लिखा हुआ है, m प्लस n का मतलब क्या है? m n का पति है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हुए चलते हैं। m यहाँ पर लिख देते हैं और ये n का पति है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो डबल एरो हमने लिखा दी। m जो है वो n का पति है, m n का पति है, m प्लस यानी पति और n पत्नी, माइनस लिख दिया। अगली लाइन आपसे कह रहा है कि तो n माइनस पी, n माइनस पी का मतलब क्या है? n p की बहन है, माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर बहन को दर्शा रहा है, तो n माइनस पी मतलब n p की बहन है। n जो है किसकी बहन है? p की, एरो लगा दिया, लिख दिया यहाँ पर बहन है, ठीक है। और बहन है मतलब ये भी फीमेल है, तो माइनस लिख दिया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? p मल्टीप्लाइड q, मल्टीप्लाइड के लिए साइन आपका क्या है? तो ये पहले नंबर पे लिखा है बेटी है, यानी p q की बेटी है। p जो है किसकी बेटी है? q की, तो q ऊपर आएगा और ये इस तरीके से नीचे की तरफ एरो लगा के लिख देते हैं कि ये इनकी बेटी है। क्लियर है? चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसका क्या अर्थ है, यानी आपसे पूछा क्या गया है? पूछा यही गया है कि इसका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा फुलफिल्ड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q का M से संबंध दे रखा है कि Q M की सास है, तो सास तो बिल्कुल नहीं है। दामाद वाला M Q का आएगा, यही वाला ऑप्शन होगा जो आप देख रहे हैं, M Q का दामाद है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसका इससे जो संबंध है वो दामाद का निकल करके आएगा, क्योंकि ये आप देखिए बहन है, ये पति पत्नी, ये इनकी बहन, ये इनकी बेटी, तो इनकी भी लगेंगे। बहन की जो माँ है वो क्या लगेंगी? तो वो दामाद ही तो लगेंगे, जो उनका हस्बैंड होगा, वही चीज यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का अर्थ है प्लस, z का अर्थ है डिवाइड, माइनस p का अर्थ है इस तरीके से, तो इसका मान क्या है? तो इसमें सीधे सीधे मान रख लीजिए। जैसे p के लिए हमारा क्या मल्टीप्लाइड है, तो 10 गुणे में आपका p, 2x करके है, तो यहाँ पर p तो हमने रख लिया ना, p के लिए तो है ही मान, p क्यों रख दिया? ये हम p को हटा देते हैं, p के लिए तो हमने रखा ही मान, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका प्लस आ जाएगा 5 और फिर माइनस का 5, y के लिए माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 10 दूना 20 प्लस 5 25, 25 में से 20 घटाएंगे, 20 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहा है एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 2 से 3 1 का डिफरेंस है। फिर 3 से 6 में देखेंगे तो 3 4 5 6 3 का डिफरेंस है। 6 से 9 में भी देखेंगे 3 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद देखेंगे 18 में तो 9 का डिफरेंस है। यानी आप देख रहे हैं कि पहले 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, फिर आप देखेंगे और आगे तो आपका फिर डिफरेंस जो है वो 3 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर देखिए 6 का हुआ, तो आगे भी 6 का ही होना चाहिए। यानी 18 में आप 6 जो है वो अगर जोड़ दें, 6 का नहीं 9 का हुआ है यहाँ पर, तो 9 और 18 में 9 का है, तो आगे भी 9 का होगा। यहाँ पर आप जो है
वो 9 का डिफरेंस देखेंगे। 9 9, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अश्व साला घोड़ा से संबंधित है, अश्व को रखा जाता है। सुअर पाड़ा में सुअर को रखा जाएगा। अगला है प्रणीव, सांभवी, अजित, मयूर और नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण में अजीत से पहले किंतु सांभवी के बाद कार्य किया, यानी इसमें आपको पहले किसने किया बाद में किसने किया यही लिखा हुआ है। ठीक है, नारायण ने क्या किया, हम ऐसे लिख देते हैं इस तरफ, यहाँ लिख दिया नारायण। क्या कह रहा है कि नारायण ने अगर बात करें अजीत से पहले काम किया है। ठीक है, यानी अजीत इसके नीचे आएगा, अजीत से जो है वो पहले काम किया है किंतु सांभवी के बाद किया, यानी सांभवी इसके ऊपर आएंगी, नारायण के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमने सांभवी लिख दिया। प्रवीण ने सांभवी जो है उसके पहले, प्रवीण जो था इसने सांभवी के पहले यानी सांभवी के और ऊपर आएगा प्रवीण, काम किया है तो प्रवीण यहाँ आ जाएगा। किंतु मयूर के बाद काम किया, यानी मयूर इससे भी ऊपर आ जाएगा, मयूर सबसे ऊपर आ जाएगा, मयूर के बाद काम किया। इसमें सबसे वरिष्ठतम कौन है, तो सबसे वरिष्ठतम मयूर ही होगा, आंसर आपका मयूर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, ए कह रहा है तो ए को यहां बना देते हैं। ए कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते कि वह मेरी पत्नी, यानी ए की पत्नी है, इधर साइड बना लेते हैं कि ये इनकी जो है वो पत्नी है, और इधर साइड एरो, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, बेटा जो है वो नीचे आएगा तो हमने ये लिख दिया बेटा, बेटा की पत्नी है तो यानी इधर साइड एरो लगा देते हैं और ये बना देते हैं, ये भी जो है वो पत्नी है इस बेटे की, बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी। वो लड़का जो है ये जो है ए से किस संबंधित है, तो पुत्र वधु आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा है, यही सही है। तो लड़की ए से किस प्रकार से संबंधित है, पूछा गया था लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो लड़की ये क्या लगेंगी, ये जो है वो पुत्र वधु जो है वो लगेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 18 19 25 27 में से 27। इसका भी एक तरीका होता है, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर वैसे एक वर्ग बनाता हूँ और इस वर्ग के अंतर्गत लाइनें खींच देता हूँ, लाइन भी यहीं से ले लेते हैं और एक और ऐसे लाइन खींच देते हैं और इसी प्रकार ऐसे इधर से खींच देते हैं और ऐसे इधर से खींच देते हैं। अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3, इसी प्रकार 2 और इधर 3, ये जो आप देखते हैं ना इधर से क्रम से चलते हैं, जैसे 1 2 3 में चलेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा। तो इतने हिस्से में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप वर्ग कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो यानी जोड़ करके आपका 14 वर्ग आ जाएगा इतने हिस्से में। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही 3 का हिस्सा, इधर वाले में 3 का हिस्सा, पर यहाँ अंदर वाला भी हिस्सा बना हुआ है तो इसमें अलग गिनेंगे, इसमें तो अलग होंगे। तो जो अंदर वाला हिस्सा निकल करके आ रहा है ना, ये वाला अंदर वाला, इसमें टोटल 8 वर्ग होंगे, यहाँ 14 है, 14 और 8 ये हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और वर्ग भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, उनकी संख्या भी 5 है। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तब जाके 27 पे जो है ये पहुंचेगा। इस तरीके से इसमें करते हैं कि जो पैटर्न पर आपने सीख के रखा है पहले उसमें देखते हैं, उसके बाद बाकी में। एक पासे के 4 नीचे चित्र दिए गए हैं, शीर्ष पर अगर 6 है, शीर्ष पर अगर कह रहा है 6 है तो नीचे की संख्या कौन सी होगी। अब 6 से देखिए मैच कौन सी कर रही है, ये वो स्थिति नहीं है जहां पर हम एक नंबर को लेकर के हम क्लॉकवाइज चलते थे और आपका निकल आता था, क्योंकि वो पूछता था कि इस पासे में इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 के डायरेक्ट पूछ लिया गया विपरीत कौन सा है। वहां पर क्या होता था, हम 2 पासों को लेकर चलते थे, पर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अगर हम 6 को यहाँ पर ले लें, इस 6 को अगर हम थोड़ा सा ले लें और ये कह रहा है कि जो भी नंबर होगा वो 6 के जस्ट अपोजिट होगा। अगर 4 और 2 यहाँ पर इसके अगल बगल हैं, 4 2 वाला देखिए यहाँ ये है 4, यहाँ पर 2 है, अगर इस स्थिति को हम इस तरफ फिट कर दें तो 6 इसके अपोजिट में आ जाएगा, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर 6 के बगल में ऑलरेडी 4 2 आ चुका है, यानी 6 के अपोजिट में तो 4 और 2 नहीं आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि जो भी आपका 6 के इस बगल में आ रहे हैं वो इसके नीचे तो नहीं आ सकते, यानी 4 और 2 तो आपका 2 नंबर कट गए। सेम चीज आपको देखिए क्या 6 किसी में और में है, यहाँ भी 6 आ रहा है, पर यहाँ पर आपका 5 भी आ रहा है। अगर 6 5 के बगल में आ रहा है
उस कंडीशन में 6 जो है उसके जस्ट अपोजिट में 5 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। तो बचा कौन सा? बचा आपका 3 या 1। अब यहाँ पर इस चीज को भी नोटिस कीजिए, थर्ड वाला पासा 4 और 2 के साथ 1 को दर्शा भी रहा है, तो आप 3 के साथ नहीं जाएंगे, 1 वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। बाकी सबसे जो आसान तरीका है वो आप देख रहे हैं यहाँ कॉमन, तो इसको और दूसरे और चौथे पासे को अगर उठा लेंगे तो 4, 2 और यहाँ 1 हो जाएगा विपरीत फलक, और इसमें सेम चीज, तो यहाँ पर 4 और 2 और इसके विपरीत में 6, 1 के विपरीत में 6, 6 के ही पूछा गया था। अगला कह रहा है कि इस तरीके से नंबर वैल्यू दे रखी है, पैटर्न कैसे आएगा। 18 दे रखा है और यहाँ पर 36 दे रखा है, तो 18 दूना 36 होता है। और 90 कैसे पहुंचेंगे, तो 18 पंचे, यानी अगर इधर जा रहे हैं तो 5 से गुणा हो रहा है, अगर इधर आ रहे हैं तो 2 से गुणा हो रहा है। क्या आगे भी ऐसा ही है? तो 26 को 65 में लाने के लिए 13 हम देखिए 13 से आएगा, 13 दूना 26 होता है, इधर आने पर 2 से गुणा हो रहा है और 13 पंचे 65 यहाँ पर भी हो रहा है। यानी यहाँ पर 15 वैल्यू है सबसे छोटी, तो 15 को 2 से गुणा करने पर आपका 30 आ रहा होगा, 15 पंचे आपका 75 हो रहा होगा। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका 30 आना चाहिए, आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र मनोविज्ञान मानविकी के बीच संबंध को कौन दर्शाता है। तो समाजशास्त्र जो है वो ये वाला हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला गोला है ये समाजशास्त्र से संबंधित हो जाएगा, और जो छोटे वाले गोले हैं उसमें एक मनोविज्ञान हो जाएगा और एक आपका मानविकी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है। ए जो है वो बी से उत्तर भी है और पश्चिम में है, यानी इस दिशा में है, और 50 मीटर भी है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 50 मीटर की है। सी बी से कह रहा है, सी इस तरफ है और बी से उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में इधर है, और ये कितना है, ये भी 50 मीटर है। डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, नीचे साइड है, और कितना है, ये भी आपका 50 मीटर है। ए के पूर्व दिशा, ए का पूर्व दिशा में कौन है, तो पूर्व दिशा तो इधर पड़ेगी, तो इस दिशा में कौन है, सी बैठा हुआ है, यही प्रश्न में पूछा गया था, सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू में रख करके ही चेक करते हैं कि किस में वैल्यू आ रही है। ये प्लस का अर्थ अगर मल्टीप्लाई है, इसका ये है, इसका ये है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, आंसर यहाँ पर सी वाला होगा। तो 408 माइनस 24 लिखा है, तो माइनस को लिखा जाता है डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा 24, प्लस को लिखा जाता है मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका 13, और 13 और मल्टीप्लाइड को क्या लिखा जाता है, तो मल्टीप्लाइड को प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 251, और डिवाइड को क्या लिखा जाता है, डिवाइड को माइनस लिखा जाता है 321, और बराबर में आपका कितना आ रहा है 151। अब इसको सॉल्व करेंगे, 408 से 84, तो यहाँ आएगा 17, 17 गुणा करेंगे 13, प्लस करेंगे 251 और माइनस करेंगे 321, और बराबर में आएगा 151। अब यहाँ पर आप देखिए, तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन इसी क्रम में चलेगा, तो 17 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 221, और प्लस में आपका आएगा 251, और माइनस में आएगा आपका 321, और बराबर में आपका आएगा 151। फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर आ जाएगा 472, इसको जोड़ने पर उसमें 351 अगर घटाएंगे 151 के बराबर आ जाएगा, यानी आंसर आपका सी वाला ही सही हो जाएगा। बस यही चीज आपको यहाँ पर चेक करनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका दिए गए विकल्पों में से उसको सेलेक्ट करना है जिसका निर्माण, यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं बनाया जा सकता। तो इन शब्दों से आप देखेंगे सी वाला शब्द बनाया जा सकता है, क्यू भी है, यू भी है, आई भी है, टी भी है और ई भी है, तो क्वाइट शब्द आप बना सकते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है इसको सही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पर आपको मैंने वही बताया था अल्फाबेट ई एक्स तो चारों में सभी में कॉमन है, पी वाला यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, एल वाला देखिए तो यहाँ पर आर है, यहाँ यू है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, एल वाले दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए एम एन ओ, तो यहाँ पर एक चीज ये भी लिखा है विपरीत शब्द कोश क्रम, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले रखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आएगा वो ये आएगा एक्सप्लोजन वाला, नहीं EXPLO एक्सपल्स, ये वाला आएगा, यानी ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा आपका एक्सप्रेस वाला, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका एक्सप्लोसिव ये वाला आपका तीसरे पे आएगा, और चौथे पर ये आएगा। ये हम बता चुके हैं कैसे करना है, समझ गए होंगे, ना समझ में बता दीजिएगा, मैंने इसीलिए डायरेक्ट बता दिया। एक्सप्रेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कह रहा था कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर जो है वो आएगा, तो दूसरे नंबर पर एक्सप्रेस आएगा। विषम शब्द सेलेक्ट करना है, त्रिभुज, पिरामिड, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज आपका यहाँ पर, समचतुर्भुज आपका और समांतर चतुर्भुज, ये सब 2D आकृति हैं,
पिरामिड आपका कैसी है, 3D आकृति है, तो यहाँ पर आपका ये 3D आकृति, बाकी सब 2D है, तो आंसर यहाँ पर पिरामिड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है कि कौन सा यहाँ मैच कर रहा है। ए सी डी इस तरीके से दे रखा है, तो ए यहाँ तो ए बी सी लिखा है क्या, ए सी है, अच्छा। उसके बाद आप देखिए डी है, यहाँ पर ए सी डी, फिर बी डी ई होना चाहिए, तो फिर इसके बाद सी ई एफ होना चाहिए। अब देखिए ए फिर बी का गैप सी आया, फिर डी आ गया, मतलब यहाँ दूसरे में गैप नहीं है। फिर उसके बाद फिर से आप देखिए इतना 3 3 के आधार पर, फिर बी से स्टार्ट करें, तो बी के बाद डी, यानी एक का गैप, फिर अगला जस्ट आ गया, 3 3 पे ये चल रहा है आपका पैटर्न। तो आंसर यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको डी वाला, डी ई एफ इसी में ही है, यानी आंसर यहाँ पर ये वाला हब का हो जाएगा, डी ई एफ जी करके। यहाँ पर आपका 3 3 का पैटर्न काम कर रहा है, ए सी डी, उसके बाद पैटर्न लाइन, उसके बाद इस तरीके से आगे भी लाइन। हटा देते हैं वरना लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगला देखते हैं, कौन सा अक्षर है इनमें से जो आपसे कह रहा है वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरे के दाएं छठा होगा। ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होता है एबीसीडी में, तो ए बी, अच्छा यहाँ पर क्रम से नहीं लिखा है क्या, ई जेड वाई, अच्छा आगे पीछे लिखा है, तो कब सेंटर में आएगा क्यू आर एस टी, मध्य अक्षर टी आएगा, ये आएगा मध्य अक्षर टी। मध्य अक्षर कह रहा है कि कौन सा अक्षर दिखे वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं, बीच वाला अक्षर जो है इसके बाएं के तीसरा, तीसरा इधर जाएंगे तो क्यू आएगा, और कह रहा है कि बाएं जाने पर तीसरे के दाएं छठा, यानी इधर से छठा क्यू से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जी आएगा आंसर। आंसर यहाँ पर जी जो है वो आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शब्दों के अक्षर यहाँ पर व्यवस्थित करने हैं और दिए गए विकल्पों में से वो सेलेक्ट करना है जिससे आप कह रहे हैं शब्द बनाया जा सके। तो शब्द किससे बन सकता है, अगर आप देखिए यहाँ पर क्या पी आर आई, प्रिजन शब्द बन रहा है। देखिए प्रिजन में आप देखिए रख करके, पी जो है 4 नंबर सबसे पहले आ रहा है, आर देखिए 2 नंबर उसके बाद आ रहा है, 4 2 देखिए बी ऑप्शन में मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। उसी के बाद आप यहाँ देखिए तो पी आर आई एस ओ एन, ये आपका प्रिजन शब्द बनता है, जेल। अगला देखते हैं, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है, उसे पता चला कि वो नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, ठीक है, 3 दिन पहले आ गया, यानी कि अगर हम ये कहें कि वो दिन आपका क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। अगर हम ये कहें कि जो नियत दिन आपका था वो आपका क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा, और वो इस सोमवार से 3 दिन पहले आ गया ना, तो 3 दिन पहले अगर आप यहाँ से जाएंगे तो जो दिन आएगा वो शुक्रवार हो जाएगा, वो शुक्रवार को आया, लिखा हुआ है प्रश्न में, किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि जो नियत दिन था उससे वो 3 दिन पहले आ गया। यदि वो अगले रविवार को पहुंचता, अगले वाले रविवार को पहुंचता, यानी कि अगला रविवार मतलब इससे 1 दिन पहले, नियत दिन से 1 दिन पहले अगर वो पहुंचता तो वो कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो अगर हम देखें नियत दिन से देखेंगे तो वो एक ही दिन तो पहले पहुंचता, क्योंकि रविवार जस्ट पहले ही था, 1 दिन पहले वाला आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। प्रश्न को घुमाया गया है नहीं ऐसा कुछ। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए अक्षरों को संबंधित सेलेक्ट करना है, बताना है कौन सा होगा। वाई टी ओ जे करके वाई से देखेंगे एक्स में, तो एक्स वाई यानी एक घट रहा है, माइनस हो रहा है। सेम टी से एस में देखिए पी क्यू आर एस टी एक घट रहा है, इसी प्रकार एम एन ओ घट रहा है, जे आई एक एक सब में घट रहा है, यानी यहाँ पर भी सभी में -1 आपको कर देना है। डब्ल्यू से एक पहले जाएंगे तो वी आएगा, और वी वाला एक ही ऑप्शन में है, यानी आंसर भी यही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं देखना है। 39 प्रश्न देखते हैं, वेन आरेख में आपसे कह रहा है कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए 6 7 और 8 सभी आकृतियों में है, 6 है 7 है 8 है, क्या कह रहा है, सभी आकृतियों में है, 6 वाला तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो लंबा सा आपका ये खिंचा हुआ है जिसमें 4 3 लिखा हुआ है नीचे तक है ना, तो 6 तो बाहर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं सही है। 1 5 और 9 सभी आकृतियों में, एक तो नहीं, एक तो पहले ही बाहर है, 1 9 1 सभी आकृतियों में है, तो ये भी आपका नहीं है। अगला कह रहा है कि अगला 1 2 और 6 त्रिभुज में है, 1 भी त्रिभुज में है, 2 भी त्रिभुज में है, 6 भी त्रिभुज में है, यही आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि हम आपसे पूछते हैं हर वीडियो में,
ये आपके लिए प्रश्न है। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा लाइक शेयर करने में। और ये प्रश्न आपके लिए है कि एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है, तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित होगा। ए ऑप्शन है जीजा, बी ऑप्शन है माता, सी ऑप्शन है मेरी बहन, डी ऑप्शन है पुत्र। सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का, तभी आपको प्रश्न आएंगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 12 बजे की है और एक आपकी शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।